हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, विच इज स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। आइए पढ़ते हैं क्या है प्रॉब्लम। द स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम इज द फाइनेंशियल प्रॉब्लम वेयर वी हैव अ सीरीज ऑफ डेली प्राइस quotes for a stock and we need to calculate the span of stock price for all the days. The span error of I of the stock's prices on the given day I is defined as the maximum number of consecutive days just before the given day for which the price of stock on the given day is less than और इक्वल टू द प्राइस ऑफ द करंट डे। ठीक, तो मतलब क्या इसका मतलब है कि हमें एक एरे दी हुई है जिसमें हमें एन डेज का स्टॉक्स का प्राइस दिया हुआ है। तो हर एक आईएथ डे पे स्टॉक का क्या प्राइस था वो हमें दिया हुआ है एक एरे के फॉर्म में। हमें बताना है कि हर एक डे के लिए स्टॉक स्पैन की वैल्यू क्या होगी। और स्टॉक स्पैन क्या है? स्टॉक स्पैन है कि नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव डेज जो कि लेफ्ट साइड में होंगे किसी भी आईएथ डे के, जिसके लिए जो करंट वैल्यू है स्टॉक की उससे कम या बराबर वैल्यू है जो भी पिछले दिनों के स्टॉक की वैल्यू है। ठीक, तो जैसे देखते एग्जांपल के लिए मान लीजिए 70 को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक, 70 को। तो ये फोर्थ डे पे प्राइस था 70। तो अब इसके लिए स्टॉक स्पैन क्या होगा? इसके लिए स्टॉक स्पैन होगा, देखिए 70 खुद होगा, खुद एक डे है जिसके लिए वैल्यू 70 के बराबर या उससे लेस है। ठीक, फिर उससे एक पहले वाले दिन को देखेंगे 60, 60 के लिए भी इससे वैल्यू लेस देन है 70 के। ठीक, तो 60 भी स्टॉक स्पैन के अंदर आ गया। 80 देखिए स्टॉक स्पैन के अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 70 से बड़ी है। केवल वही वैल्यू कंसिडर करनी है कंजिक्यूटिवली जो कि 70 के या तो बराबर हो या तो 70 से छोटी हो। तो केवल दो ही ऐसी वैल्यू है कंजिक्यूटिव जो कि 70 के बराबर या 70 से छोटी है, इसलिए ये फोर्थ डे के लिए स्टॉक स्पैन की जो वैल्यू होगी वो आपकी 2 होगी, यानी 1 और 2। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे 2 दिया हुआ। ऐसे 75 के लिए देखते हैं, तो 75 से लेफ्ट साइड में हम देखेंगे कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो 75 के बराबर या 75 से छोटी हैं। तो 75 एक तो खुद हो गया, 75 के बराबर होगा। 60 जो है 75 से छोटा है, 70 जो है वो 75 से छोटा है, 60 जो है वो भी 75 से छोटा है, 80 फिर से 75 से बड़ा होगा। ठीक, तो ये चार वैल्यूज़ जो है कंजिक्यूटिव ये 75 से बराबर या छोटी है। ठीक, तो इसके लिए हो गया 4। ऐसे ही हमें सारे दिनों के लिए पता करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो देखियो ये वैल्यूज़ दिया आपको। ठीक, अगर इसको ब्रूट फोर्स तरीके से आप करना चाहो तो क्या तरीका होगा ब्रूट फोर्स तरीके से इसको करने का? क्या करोगे आप? हर एक दिन पे जाओगे, आइए थ्रे पे मान लो आप गए। अब इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए सारे पीछे की वैल्यूज़ को ट्रेवर्स करो। ट्रेवर्स करके क्या देखोगे कि जहाँ तक की वैल्यूज़ आपको बराबर या उससे छोटी मिलती जा रही हैं वहाँ तक आप ट्रेवर्स करते चले जाओ। जैसे मान लो 60 पे आप खड़े हो, ये 60 आपका आई है। ठीक, अब जे क्या होगा? जे आपका आई से लेके पूरा पीछे तक जाएगा, ज़ीरो तक। अगर आपको कहीं पे भी मान लो कंडीशन फेल हो जाती है तो वहीं पे आप ब्रेक कर दोगे। ठीक, बाकी क्या होगा? 60 के लिए क्या करोगे? 60 के लिए 60 को पहले कंसिडर करोगे, पहले जे होगा 60 पे। ठीक, तो 60 क्या 60 से बड़ा या बराबर, सॉरी छोटा या बराबर है? बिल्कुल है। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? एक हो गया अभी। अब आप प्लस करोगे इसमें क्या? 70 देखोगे आप, क्योंकि अभी ये इसके लिए सेटिस्फाई कर गया। तो अब जे को क्या करोगे? जे को जे माइनस माइनस। अब जे इस पे आया 70 क्या आपके 60 से छोटा या बराबर है? नहीं। तो यानी कि अब वैल्यू आपकी एक ही रहेगी इसके स्टॉक स्पैन की। ठीक, ऐसे 75 के लिए देखते हैं। इसके लिए मान लो आपने आई को उसको कंसिडर किया। अब जे क्या होगा? जे आपका यहाँ से पीछे तक पूरा जाएगा, पहले जे इस पर रखा। 75 क्या 75 से छोटा या बराबर है? बिल्कुल है। तो अभी एक हो गया आपके काउंट की वैल्यू। ठीक, 60 क्या आपका जे आप क्या करोगे? जे को जे माइनस वन करोगे। तो अब 60 क्या आपका छोटा या बराबर है 75 से? बिल्कुल है। तो यानी कि आप काउंट को एक और इंक्रीमेंट कर दोगे आप, फिर जे को आप जे माइनस वन करोगे। क्या 70 जो है वो 75 से छोटा या बराबर है? बिल्कुल है। तो यानी कि अपने काउंट को एक और बढ़ा दोगे और फिर क्या करोगे? फिर जे को अपने एक और डिक्रीमेंट करोगे। 60 जो है वो क्या 75 से छोटा या बराबर है? बिल्कुल है। तो अपने काउंट को एक और इंक्रीमेंट करोगे, जे को फिर से डिक्रीमेंट करोगे। जो 75 है उससे क्या 80 आपका छोटा या बराबर है? नहीं, 80 तो उससे बड़ा है। तो क्या करोगे? तो यहीं पे आपकी कंडीशन फेल हो गई और जो भी आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है इसको आप इसके स्टॉक स्पैन की वैल्यू रख दोगे। ठीक, तो ये आपका ब्रूट फोर्स हो गया। अगर आपको ब्रूट फोर्स तरीके से करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या जा रही है आपकी? देखो एक लूप तो आप किसका स्टॉक स्पेंड निकालने आए हो उसके लिए एक लूप चल रहा है जो कि आई का लूप है। पहले 100 पे आएगा, फिर 80 पे आएगा, फिर 60 पे आएगा, फिर 70 पे आएगा, फिर 60 पे आएगा, फिर 75 पे आएगा। ऐसे करते करते एक आई का लूप आपका चल रहा है जो कि है कि किसका स्टॉक स्पेंड निकालने आए हो। और दूसरा लूप क्या है आपका? जो आई है उससे पीछे जीरो तक जाएगा। वो क्या कैलकुलेट कर रहा है? वो कैलकुलेट कर रहा है कि इसके स्टॉक स्पेंड की एक्चुअल वैल्यू है क्या। ठीक, तो उसके लिए आप एक दूसरा लूप चला रहे हो जो कि पीछे तक जा रहा है। ठीक, तो ये ब्रूट फोर्स जो होगा वो आपका एन स्क्वायर का सोल्यूशन है, जो कि अगर कंस्ट्रेंट आप देखें यहाँ पे
तो कंस्ट्रेंट है आपके 10⁵, जिसके लिए तो n² आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक, तो हमें इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। बट देखिए इंट्यूशन आपका ये रहेगा। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन यही है कि आपका हर एक वैल्यू के लिए आप स्टॉक स्पैन अपने पीछे पीछे देख रहे हो, पीछे जो जो वैल्यूज़ देखते जा रहे हो कि यहाँ तक वैल्यूज़ अभी भी छोटी है बराबर है, यहाँ तक अभी भी छोटी है बराबर है, यहाँ तक अभी भी छोटी है बराबर है। जैसे ही पहली वैल्यू आपको ऐसी मिलती है तो क्या इंट्यूशन है कि फर्स्ट वैल्यू टू द लेफ्ट, फर्स्ट वैल्यू टू द लेफ्ट जो कि आपकी इस वैल्यू से बड़ी है, ऐसी आपको पहली वैल्यू पता करनी है। ऐसी आपकी अगर पहली वैल्यू हर एक के लिए पता कर ली तो आपका काम वहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। थोड़ी बहुत हम इंट्यूशन देखेंगे, थोड़ी बहुत हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं इसमें, क्या क्या इम्प्रोवाइजेशंस कर सकते हैं सोल्यूशन में, और फिर देखेंगे हम अपने ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तक कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक, तो आइए एक बार फिर से ये लिख लेते हैं जो भी टेस्ट केस था हमारा। टेस्ट केस था 100, 80, 60, 70, 60, 75 एंड 85। आई गेस ये टेस्ट केस था। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम? देखो हर एक वैल्यू के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मान लो इस 75 पे खड़े हो। ठीक, इस 75 पे खड़े हो तो अब क्या कर रहे हो तुम इसके पीछे जाते जा रहे हो कि पहली ऐसी वैल्यू, पहली ऐसी वैल्यू जो इससे बड़ी है। ठीक, तो आपको यहाँ पे मिली पहली ऐसी वैल्यू जो इससे बड़ी है। ठीक, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर है कि 80 जो है वो पहली ऐसी वैल्यू है जो इससे बड़ी है। ठीक, वो किस इंडेक्स पे? वो है फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक, वो है फर्स्ट इंडेक्स पे। और आपके करंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है? आपकी करंट इंडेक्स की वैल्यू है 5, तो 5 - 1 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। ठीक, तो पहले ऐसे वैल्यू आप निकाल लो अगर जो कि ऐसी वैल्यू निकाल लो लेफ्ट साइड में, पहली ऐसी वैल्यू जो कि इस वैल्यू से बड़ी है, जस्ट बड़ी है, तो आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको मिल जाएगा, उसको अपने करंट इंडेक्स से आप माइनस कर लोगे, इंडेक्स की वैल्यू निकाल लो अगर उसके, और करंट इंडेक्स से माइनस कर लोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो अभी हमने क्या किया इसके लिए? तो ब्रूट फोर्स तरीके से ही निकाला कि एक एक को ट्रैवर्स करते हुए और हमने ब्रूट फोर्स तरीके से निकाल लिया। लेकिन अगर इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना हो तो देखो अब इसका आंसर हमने निकाल लिया है, तो अब क्या 85 का आंसर निकालने में इसका आंसर किसी भी तरह से हेल्प कर सकता है कि नहीं, ये हम देखते हैं। ठीक, तो देखो 85 के लिए अगर तुम करना चाहो वैसे ही तो क्या करोगे? 85 के लिए तुम फिर से पूरा ट्रैवर्स करोगे, 85 के लिए फिर से हर एक वैल्यू से पूछोगे कि क्या तुम 85 से बड़ी हो, क्या तुम 85 से बड़ी हो, क्या तुम। लेकिन ये देखो ये एक काम हम 75 के लिए कर चुके थे, तो क्या ये जो हमने करा है इस काम को दोबारा करना इज़ अ मस्ट चीज़, यानी कि इसको करना ही पड़ेगा क्या, या फिर इसको हम किसी तरीके से पिछले वाले जो हमने करा है उसी में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखते हैं। तो देखो मैं कहता हूँ कि इसको रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। देखो 85 जो है, अब देखो अगर कोई भी वैल्यू आपको पता है कि 80 जो है वो 75 से पहली ऐसी वैल्यू है जो कि जस्ट बड़ी है। ठीक, तो अब देखो 85 अगर जो वैल्यू है वो आपकी इस 75 से बड़ी है। ठीक, जो वैल्यू अभी आप कंसीडर करने जा रहे हो वो अगर पिछली कंसीडर्ड वैल्यू से बड़ी है तो इसका मतलब आपका आंसर या तो 80 ही होगा, या तो आपका आंसर 80 ही होगा, या तो क्या होगा, या तो 80 के लेफ्ट साइड में कहीं पे होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो ये 80 और ये 75 के बीच की जो भी वैल्यूज़ हैं वो 75 से ही छोटी हैं, तो आप तो 75 से भी बड़े हो, तो आपसे तो डेफिनेटली वो वैल्यूज़ छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि आप 75 से बड़े हो और ये जो बीच की वैल्यूज़ हैं वो 75 से छोटी हैं। तो या तो आंसर 80 हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 80 ही हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि ये मान लो ये वैल्यू होती है आपकी, जैसे इस केस में ही देख लो, इस केस में 80 है इसका आंसर, लेकिन आपकी 85 तो 80 से भी बड़ा है ना, तो आप और पीछे जाके देखना चाहोगे। ठीक, बट ये चीज़ तो है कि देखो अगर वैल्यू जो आपने अभी कंसीडर कर रहे हो वो अगर पिछली कंसीडर्ड वैल्यू से बड़ी है तो यानी कि आपका आंसर पिछले वाले आंसर से लेफ्ट साइड में ही, पिछले वाले आंसर ही होगा, या तो उससे लेफ्ट साइड में कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये बीच के जो आपने एक एक करके ट्रैवर्स किया था ये अब आपको दोबारा नहीं ट्रैवर्स करना है। ठीक, ये एक बहुत बड़ा ऑप्टिमाइजेशन है कि आपको एक चीज़ जो आपने एक बार ट्रैवर्स कर ली वो चीज़ आपको दोबारा नहीं ट्रैवर्स करनी है। ठीक, और दूसरा केस अगर क्या हो सकता है, देखो मान इस केस में तो चलो ये बड़ी थी। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि ये मान लो इससे छोटी वैल्यू हो। मैंने कहा कि मान लो इससे छोटी वैल्यू हो, तो अब क्या होगा? देखो मान लो अगर इससे छोटी वैल्यू हुई तो मैं कहता हूँ कि तुमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये वैल्यू इससे छोटी है, तो यानी कि तुमको पता चल गया ना कि तुम्हारे जस्ट बगल में ही जो वैल्यू है वो तुमसे बड़ी है ना। मेन सारा किस्सा क्या था?
सारा किस्सा था कि आपको ऐसी लेफ्ट में वैल्यू पता करनी है जो कि आपसे बड़ी हो, ठीक। तो अगर आपको जस्ट लेफ्ट में ही आपसे बड़ी वैल्यू मिल रही है तो कुछ और ट्रैवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता चलेगा कि आपके जस्ट लेफ्ट में जो वैल्यू है वो आपसे बड़ी है ना। और अगर आपसे छोटी वैल्यू है लेफ्ट में, तो यानी कि आपका जो आंसर होगा वो इसके आंसर के, या तो इसका आंसर ही होगा या तो इसके आंसर के भी लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक। और बराबर होगा तो जो इसका आंसर है वही आपका भी आंसर होगा, ठीक। तो मेन बात क्या है, मेन मोटी मोटी बात यह है कि अगर इसका आंसर आपने निकालने के लिए एक एक करके ट्रैवर्स किया है, तो दोबारा किसी अगर इसके बगल वाले का आंसर निकालने के लिए उन सेम चीज़ों को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो अब इस तरीके से देखने के बाद अब आइए एक बार हम फिर से इसको पूरे को ट्राई रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या हमें किसी भी चीज़ को दोबारा ट्रैवर्स करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर दोबारा किसी चीज़ को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो हम अपने जो हमने अपना एन स्क्वायर का सोल्यूशन था उसको हम एन के सोल्यूशन में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। तो आइए एक बार जल्दी से देखते हैं फिर से ये सेम टेस्ट केस 100, 80, 60, 70, 60, 75 एंड 85, ठीक। ये था हमारा। देखो अब 100 के लिए क्या होगा, 100 के लिए लेफ्ट में कुछ है नहीं तो यानी कि 100 के लिए आंसर आपका 1 हो गया, ठीक। 80 के लिए, 80 के लिए पहली ऐसी वैल्यू आपको मिली 0 पे, इसका करेक्ट इंडेक्स है 1 माइनस 0, यानी कि पहली वैल्यू ऐसे आपको कहाँ पे मिली, 0 इंडेक्स में मिल गई ना, तो यानी कि इसका आंसर भी 1 हो गया, ठीक। 60 के लिए, 60 देखो अब क्या है, 60 80 से छोटा है, तो 60 80 से छोटा है तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इसको अपने से बड़ी वैल्यू जस्ट अपने बगल वाले इंडेक्स में मिल रही, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, ठीक। 70 अब 60 से बड़ा है तो यानी कि इसका आंसर जो या तो 60 का आंसर जो था, 60 का आंसर क्या था, 60 का आंसर था 1, कि 1 वाली वैल्यू मुझसे बड़ी है, ठीक। या तो इसके बराबर ही होगा इस 70 का आंसर, या तो क्या होगा, या तो इसके लेफ्ट में होगा। तो अब क्या करते हैं, एक एक करके फिर से चेक करेंगे हम। तो 70 के लिए क्या 80 आंसर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 70 से बड़ा है 80, ठीक। तो यानी कि ये थर्ड इंडेक्स था माइनस फर्स्ट इंडेक्स दैट इज़ 2, इसकी वैल्यू 2 आ गई। फिर अब इस 60 के लिए देखते हैं। अब इस 60 के लिए क्या होगा, इस 60 के लिए ये 60 70 से छोटा है, ठीक। ये 60 70 से छोटा है तो क्या होगा, अब इसके बगल वाला ही इसकी वैल्यू होगी, तो 4 माइनस 3 इज़ 1। 75 के लिए देखते हैं। 75 देखो ये 60 से बड़ा है तो यानी कि इसका आंसर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इसका आंसर या तो इस 70 पे एग्जिस्ट करेगा या तो इसके लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो देखो अब इस 75 के लिए इस 70 को कंसीडर करा आपने, क्योंकि ये इस 60 की वैल्यू का वो था आंसर, इस 60 का आंसर कौन था, 60 का आंसर 70 था। तो अब यानी कि 70 के लेफ्ट में देखना है, लेकिन क्या आपको इस 60 को देखना है, नहीं, इस 60 को नहीं देखना है, क्योंकि ये 60 तो कभी कंसीडर हुआ ही नहीं। इस 70 के लिए 60 को आपने क्या कंसीडर किया था, नहीं कंसीडर किया था। तो यानी कि हम एक तरीके से अपने, आप अगर देखना चाहो तो जो वैल्यूज़ आप कंपेयर कर रहे हो वो वैल्यूज़ क्या है, वो वैल्यूज़ स्ट्रिक्टली जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंपेयर करना चाह रहे हो। देखो आपने पहले 100 को कंपेयर किया, 100 को किससे कंपेयर किया, 100 को 100 से कंपेयर किया। फिर आपने 80 के लिए क्या किया, 80 के लिए आपने 100 की जो वैल्यू थी, 100 को जिसने कंपेयर किया था अपने आप से, उससे कंपेयर किया। और फिर इस 80 को आपने 60 के लिए कंपेयर किया, तो यानी कि 60 के लिए 80 को रखा, ठीक। लेकिन क्या आपने इस 70 के लिए 60 को कंसीडर किया, नहीं, इस 70 के लिए किसको कंसीडर किया, डायरेक्ट 80 को कंसीडर किया, ठीक। इस 60 के लिए आपने किसको कंसीडर किया, 70 को। इस 60 के लिए क्या आपने 60 को कंसीडर किया, नहीं कंसीडर किया। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से वैल्यू, जो भी वैल्यूज़ आप कह रहे हो कि पोटेंशियल आंसर हो सकती है, हम कह रहे हैं ना किसी किसी के लिए कि देखो अगर इससे जो लेफ्ट की वैल्यू है वो इससे छोटी है तो क्या हो रहा है, तो या तो इसका आंसर ही उसका आंसर होगा या तो उसके आंसर के लेफ्ट में जो भी वैल्यूज़ हैं, लेकिन वैल्यूज़ हर एक वैल्यू नहीं। देखो मान लो ऐसा कोई केस है आपके पास कि मान लो आपके पास है 5, फिर 1, 1, 3 और फिर आपके पास मान लो एक 2 आता है, ठीक। तो इस 3 के लिए आंसर क्या होगा, इस 3 के आंसर 5 होगा, लेकिन इस नहीं इसको मान लो 12 मान लो, ठीक। तो इस 3 के लिए आंसर क्या होगा, इस 3 के लिए इसको मान लो 15 मान लो, इस 3 के लिए आंसर होगा आपका 15, ये तो सही बात है। लेकिन इस 12 के लिए आंसर क्या होगा आपका, इस 12 के लिए आंसर क्या होगा, इस 12 के लिए आंसर होगा आपका ये अच्छा टेस्ट केस नहीं है गेस, लेट मी टेक अ गुड टेस्ट केस। 12 इस 3 के लिए मान लो यहाँ पे बीच में कहीं 4 है, ठीक, और यहाँ पे 2 1 है,
ठीक, तो इस 3 का आंसर आपका 4 हो गया ये वाला। ठीक, लेकिन इस 12 के लिए क्या करोगे, इस 12 के लिए आप करोगे कि ये 3 का जो आंसर है, 3 का आंसर था 4, अब 4 के लेफ्ट में आप देखना चाहोगे, लेकिन 4 के लेफ्ट में क्या आप 4 को 1 को कंसीडर करोगे, इस 1 को कंसीडर करोगे नहीं। आप किससे कंपेयर करना चाहोगे, 15 से कंपेयर करना चाहोगे, 4 से कंपेयर करना चाहोगे। देखो जैसे ही ये 4 आ गया, अब इन 1 की कोई भी औकात नहीं रह गई। क्यों, क्योंकि देखो या तो आंसर इस 4 पे ही रुक जाएगा, है ना, या तो अगर मान लो किसी x से कंपेयर कर रहे हो आप कि ये x जो है ये 4 से बड़ा है, ये 4 x से बड़ा है कि नहीं, अगर मान लो 4 ही x से बड़ा नहीं हुआ तो क्या ये 1 कभी x से बड़े हो सकते हैं, नहीं। तो देखो कभी भी आपने कंपेयर जिन चीज़ों से कर रहे हो आप, उनमें कोई भी एक छोटी वैल्यू के ऊपर बड़ी वैल्यू नहीं होगी। जैसे मान लो आपने कहा कि किसी वैल्यू को 15 से कंपेयर करोगे, ठीक, मान लो आपने कहा 4 से कंपेयर करोगे, फिर क्या आप 1 से कंपेयर करना चाहोगे, नहीं, क्योंकि आपने जब 4 से कंपेयर कर लिया है तो ये 4 तो पहले भी पड़ रहा है ना। अगर 4 ही आंसर नहीं हुआ तो क्या आपका 1 आंसर हो सकता है, नहीं, क्योंकि आप कंपेयर किस कहाँ से कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो बीच में जो वैल्यूज़ पड़ रही हैं वो पहले कंपेयर हो रही हैं, तो अगर पहले 4 पड़ेगा, अगर 4 से ही आपका बड़ा है ये चीज़, तो क्या 1 से बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। तो यानी कि 1 को कंसीडर करना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो कि आप अपना टाइम ही सबसे क्रूशियल है आपके लिए। आप एन स्क्वायर के सोल्यूशन को एन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो हर एक वैल्यू को आप एक बार ही कंसीडर करना चाहोगे अगर आप उसको एन के सोल्यूशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। ठीक, तो देखते एक बार फाइनली कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक, तो मैं फाइनली कहना चाह रहा हूँ 170 60 थोड़ा गलत हो गया टेस्ट के सेकेंड्स, बट इट्स ओके, 75 और ये है 85। ठीक, तो मैंने कहना चाह रहा हूँ कि जब भी देखो आपका 60 के लिए ये 70 आंसर होगा, ठीक, ये 70 के लिए आपका 100 आंसर होगा, ठीक, ऐसे ही 65 के लिए। अब देखो 65 के लिए आप 60 के आंसर से लेफ्ट लेफ्ट में देख रहे हो, 60 तो आपका नहीं आएगा। ठीक, तो यानी कि अभी मान लो एक चीज़ लेके चलता हूँ जिसमें हम रखेंगे किससे किससे कंपेयर करना है। तो सबसे पहले 100 रख लेते हैं, ठीक, फिर 70 के लिए क्या किया, 70 के लिए आपने 100 से कंपेयर किया, अब आप इसमें 70 को भी डाल दो। क्यों, क्योंकि हो सकता है आने वाली वैल्यूज़ के लिए आपका 70 आंसर हो जाए। ठीक, मान लो कोई छोटी वैल्यू आई तो उसके लिए आपका 70 आंसर हो सकता है ना, जैसे कि देखो 60 के लिए 70 आंसर हो गया आपका। ठीक, अब इस 60 को भी डाल दो कि 60 के लिए 60 किसी का भी आंसर हो सकता है। अब 65 पे आए आप, अब 65 पे आए तो आपने कहा कि अब देखो 65 के लिए 60 तो आंसर हो नहीं सकता है, तो इसको हटा दो। अब इसको हटाना क्यों सेफ है, क्योंकि देखो या तो आंसर आपका 65 ही हो जाएगा, ठीक, या तो 70 आंसर होगा, या तो 70 के लेफ्ट में कुछ भी होगा, लेकिन ये 60 का भी आंसर नहीं हो सकता। अगर 65 आंसर नहीं हुआ तो 60 कैसे ही आंसर होगा। आप बड़ी चीज़ें देखना चाह रहे हो, किसी से बड़ी चीज़ें आप ढूंढना चाह रहे हो, तो मान लो इस x के लिए 65 बड़ा नहीं है, तो ये x के लिए 60 कैसे बड़ा हो जाएगा। तो ये 60 को हटाना हमेशा सेफ ऑप्शन है, ये मैं आपसे केवल बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक, अब ये दूसरा 60 आया, इसको ज़रूर आप इसमें डालोगे, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद, क्योंकि ये देखो ये 60 और ये 60 में डिफरेंस है, ये 60 आपका 65 से पहले आ रहा है, तो यानी कि अगर इससे बाद आपको कोई छोटी वैल्यू मिल रही है तो उसके लिए ये 60 ही आंसर होगा, ये 65 ही आंसर होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट वैल्यू ढूंढनी है लेफ्ट में जो कि आपसे बड़ी है। ठीक, तो उसके लिए 60 को ही कंसिडर करना पड़ेगा, बट ये वाला 60 जो है ये आपका 65 के बाद आ रहा है, तो यानी कि आंसर या तो 65 होगा, ये 60 कभी भी आंसर नहीं हो सकता, या तो 65 होगा या तो 65 से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। वो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किन किन वैल्यूज़ से कंपेयर करना है, और जिस वैल्यू से एक बार आपने कंपेयर कर लिया, अब उस वैल्यू से आपको दोबारा कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखो एक वैल्यू जो अब अगर आपको इससे बड़ी वैल्यू मिल गई है तो इसको आप डिस्कार्ड करते जा रहे हो, तो अब ये वैल्यू से दोबारा कभी कंपेयर होगा ही नहीं। आपका कंपेयर हमेशा केवल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वैल्यू से ही होगा। ठीक, और जैसे देखो मान लो आपको 80 मिला, अब 80 वैल्यू 85 जैसे किया था, तो 85 के लिए आप देख रहे हो, तो 85 के लिए एक बार 60 से कंपेयर होगा, एक बार 65 से कंपेयर होगा, एक बार 70 से कंपेयर होगा। अब 85 या 85 के बाद की किसी भी वैल्यूज़ के लिए इससे कंपेयर नहीं होगा इन वैल्यूज से। क्यों, क्योंकि या तो आंसर 85 ही होगा या तो आंसर अब आपका 100 या 100 से बड़ी वैल्यू होगा। ये बीच की जो चीज़ें हैं ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, तो हर एक एक्स के लिए या तो आंसर इसके रिजल्ट के बाद से ही होगा या तो ये खुद ही आंसर होगा। अब इसके बीच का जो कुछ भी था वो सारी चीज़ें आप डिस्कार्ड कर सकते हो।
ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये देखो, ये जो चीज़ आप मेंटेन कर रहे हो स्ट्रिक्टली ग्रेटर वैल्यू, ये क्या होता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर कोई चीज़ मेंटेन करनी हो तो आप स्टैक का यूज़ कर सकते हो। देखो अब बात क्या कर रहा हूँ मैं, कि इसके जो जस्ट पहली वाली वाली थी उसको रिमूव करोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी है लीफो, यानी कि जो लास्ट में आया है 60, देखो सबसे लास्ट में डाला गया था, ये फर्स्ट आउट होगा। आप कंपेयर करना चालू करोगे तो आप 60 से कंपेयर करना चालू करोगे, तो जो जो वैल्यूज़ हैं वो आप रिमूव करते जाओगे, जो जो लास्ट में इंसर्ट करी हुई वैल्यूज़ है वो एक एक करके रिमूव करना चाहोगे। ठीक, तो ये इसके लिए आप स्टैक को यूज़ कर सकते हो। तो अब स्टैक में क्या करोगे आप, स्टैक में सबसे पहले आपने अपने 100 को डाला, अब इस 70 के लिए आप चेक करोगे क्या ये 100 इसका आंसर है, तो ये अगर ये 100 इसका आंसर होगा तो ये 70 रिमूव होता जाएगा। ठीक, तो एक एक करके वैल्यूज़ आपकी रिमूव होती जाएगी। सबसे पहले 100 इसमें पड़ा, फिर 70 इसमें पड़ा, अब 60 के लिए 60 भी इसमें पड़ा, अब 65 के लिए क्या हुआ, 65 के लिए 60 हटा, ये 70 आंसर है, और आपका 65 को भी आप डाल दोगे, फ्यूचर में किसी का आंसर बन सकता है। 60 आया, 60 के लिए ये 65 आंसर हो गया और 60 को भी आपने डाल दिया। अब 75 के लिए 60 हटा, 65 हटा, 70 हटा, 100 के 100 हो गया आंसर आपका। अब ऐसे 85 के लिए कुछ नहीं बचा है, 75 भी डालोगे आप इसमें। अब 85 के लिए 75 हटा और 100 आपका आंसर हो गया। ठीक, तो बेसिकली हर एक वैल्यू केवल एक एक आदमी द्वारा फिर से हटाई जा सकती है, और जो हटाएगा उसको उसी से कंपेयर होगा। या तो देखो हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो यानी कि वो आंसर हो गया, अगर हटाने की ज़रूरत पड़ रही है तो फ्यूचर में कभी भी ये वैल्यू अब दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि एक बार हटा दिया इसको। ठीक, तो इसलिए ये ऑर्डर ऑफ एन का सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको इसको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर ड्राई रन करके देखिएगा, क्योंकि मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये अगर आप जब तक लिख के नहीं देखोगे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। बट लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, बस वो चीज़ यही है कि देखो अगर इस एक्स को कंसीडर आपने कर लिया है, इस एक्स को मान लो कंसीडर कर लिया है, और इस एक्स का आंसर यहाँ पे कहीं वाई है। ठीक, और अब आप इस अगले वाली वैल्यू के लिए एक्स डैश मान लो, तो या तो अगर देखो एक्स डैश से बड़ा हुआ, ठीक, मान लो ये एक्स डैश जो है ये आपका एक्स से बड़ा हुआ, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं कह रहा था कि ये आंसर जो होगा आपका वाई या वाई से लेफ्ट में जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें से ही कोई हो सकता है। ये बीच की वैल्यूज़ क्यों नहीं, क्योंकि बीच की वैल्यूज़ जो भी हैं ये सारी लेस देन एक्स हैं, और क्योंकि एक्स डैश जो है वो ग्रेटर देन एक्स है, तो इसलिए बीच की वैल्यू सारी इस एक्स डैश के लिए वेस्ट है। ठीक, और दूसरी चीज़ कहती कि अगर ये लेस देन हुआ तो क्या होगा, तो ये एक्स ही आंसर हो जाएगा इसका, क्यों, क्योंकि एक्स डैश से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन है, एक्स है। ठीक, तो बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि या तो ये वैल्यू एक्स खुद ही आंसर हो सकता है अपने अगले वाले का, या तो ये एक्स का जो आंसर है उससे भी लेफ्ट में ही आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो एक बार जल्दी से कोड में देख लेते हैं इसको। तो कोड में क्या हुआ, देखो स्टैक बनाया मैंने सबसे पहले, ठीक, और एक आंसर रख लिया जिसमें हम अपना फाइनल आंसर स्टोर कर रहे हैं जो कि आपका स्टॉक स्पैन है। ठीक, अब क्या करोगे, आप हर एक वैल्यू के लिए ट्रैवर्स करोगे। अब क्या करा आपने, आप लूप चला रहे हो किस पे, स्टैक पे, जब तक या तो स्टैक खाली नहीं हो जाता, या तो आपकी जो करंट वैल्यू है वो वैल्यू से छोटी वैल्यू आपके स्टैक पे नहीं पड़ी। अगर छोटी वैल्यू पड़ी है तो आप क्या कर रहे थे, छोटी या बराबर वैल्यू तो आप रिमूव करते जा रहे थे, क्योंकि ये इसका आंसर अभी आपको नहीं मिला है। आपको भी एक ऐसी बड़ी वैल्यू नहीं मिली है जो आप कह सको कि हाँ ये इससे ग्रेटर वैल्यू है, तो अब इसके बीच की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी स्टॉक स्पैन की वैल्यू होगी। ठीक, तो क्या करोगे तब तक, आप तब तक रिमूव करते जाओगे। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो रिमूव करते करते आपका स्टैक पूरा खाली हो गया, अगर स्टैक पूरा खाली हो गया तो यानी कि पूरी एरे ही इसके पहले की जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके स्टॉक स्पैन का पार्ट हो गए, तो यानी कि जो भी आपकी करंट इंडेक्स है +1, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो यानी कि इतनी वैल्यूज़ आपके अंदर। और अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि कोई वैल्यू बची है, तो जो भी वैल्यू बची है हम स्टोर क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं इंडेक्स। तो क्या फॉर्मूला क्या था, करंट इंडेक्स की जो वैल्यू है माइनस जो ग्रेटर वाले इंडेक्स की वैल्यू है, वो दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपका स्टैक स्पैन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो वही सेम चीज़ है कि आई माइनस जो भी अभी टॉप पे है स्टैक के, वही तो होगी ग्रेटर वैल्यू का इंडेक्स, तो दोनों के इंडेक्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको स्टैक स्पैन की वैल्यू मिल जाएगी। और अब आप अपने स्टैक में जो करंट वैल्यू है वो पुश करना चाहोगे, वो किस लिए, वो आगे वाले लोगों के लिए, कि आगे वाले लोग के लिए ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपकी जस्ट बड़ी इसके बगल वाली वैल्यू आपसे छोटी है तो क्या होगा, इसके लिए आप आंसर आप खुद ही होगे ना, तो इसलिए आपको इसको भी स्टैक में पुश करना पड़ेगा। ठीक, और लास्ट में आप अपने आंसर को रिटर्न कर सकते हो जिसमें आपने सारे स्टॉक स्पैन की वैल्यू डाली हुई थी। तो ये सॉल्यूशन अगर एक बार आप ड्राई रन करके देखोगे तो आप देखोगे कि किसी भी वैल्यू को आप एक से ज़्यादा बार ट्रैवर्स नहीं कर रहे हो। ठीक, तो इसलिए आपका सॉल्यूशन ये ऑर्डर ऑफ एन का सॉल्यूशन है, यानी कि लीनियर टाइम सॉल्यूशन है। ठीक, ड्राई रन करना एक बार, मैं जितना अच्छे से समझा सकता था मैंने कोशिश की है उतने अच्छे से समझाने की, और मेन जो चीज़ आपकी थी
वो यही थी। ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आई होगी कि या तो इसके बगल वाली वैल्यू इससे छोटी होगी, अगर इससे बगल वाली वैल्यू इससे छोटी है तो आप खुद ही इसका आंसर हो, और या तो अगर इससे बगल वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो आपका जो आंसर है उससे लेफ्ट में ही आपको खाली देखना है। ठीक, तो इस तरीके से ये ऑर्डर ऑफ एन में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ये कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ट्राई रन जरूर करना है इसको, तो आपको बिल्कुल दिमाग में आपका क्लियर पिक्चर बन जाएगी इसकी। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।